तो आपको पहले भी बताया था ना, ब्राउनियन मोशन जो एक एजिटेशन इफेक्ट है, जो उसको डाउन होने नहीं देता, सेटल डाउन होने नहीं देता है। और एक और है ना, कोलोइड पे सेम जो चार्ज था प्राइमरी लेयर का, कोलोइड पे जो सेम चार्ज था प्राइमरी लेयर का, कोलोइड पे जो सेम चार्ज था प्राइमरी लेयर का, वो क्या करता रहता है, रिपेल। इस वजह से भी कोलोइड स्टेबल हुए रहते हैं। बाकी सोल्वेशन कर दिया, किसने सोल्वेशन कर दिया, आप सारे समझदार हो, सोलवेंट ने। सोल्वेशन समझते हो ना, पानी हो तो हाइड्रेशन, कोई और सोलवेंट हो तो सोल्वेशन। ये भी एक वजह होती है स्टेबिलिटी की। चलो जी, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं जिसको बोलती हो कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। ध्यान से सुनते रहना भाई, बोलो। बच्चे, जैसे नमक पानी में डला तो नमक के चारों तरफ कौन घिर गया, पानी। तो नमक पानी में कोई नीचे जाकर क्रिस्टल आउट थोड़ी होता है, रहता तो पानी के अंदर ही है ना वो। तो पानी ने उसको सराउंड कर रखा है, दैट्स वाई वो क्या हो गया, हाइड्रेटेड। तो वो स्टेबल हो गया। स्टेबल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्पर्स्ड हो गया, डिस्पर्स मतलब प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा। और हमारा मेन फोकस है प्रेसिपिटेट नहीं होने देना। चलो जी, कोएगुलेशन की बात चल रही है बच्चे। इसके अंदर गोल्ड नंबर प्रोटेक्शन में आ जाएगा, लेकिन किसी को कोगुलेट करने का तरीका क्या है, तो मेथड के हेडिंग पे जाना। मैंने कहा था चैप्टर एंड में जाकर बड़ा आसान हो जाएगा। लगातार इलेक्ट्रोफोर्सिस करते रहो, लगातार परसिस्टेंट क्या करवाते रहो, इलेक्ट्रोफोर्सिस। इससे फेज और मीडियम टोटली क्या हो गए, सेपरेट हो गए। बस बात खत्म। कल एक फोटो दिखाया था ना, ये वाला, इसके अंदर सारा की सारा फेज निकल कर क्लियर, सारा का फेज, सारा फेज निकल कर, जैसे फेज यहां से जाता जा रहा है, क्लियर ना। और मीडियम बचता जाएगा यहाँ पे। फेज ने तो कलर दिया था ना, तो फेज अलग मीडियम अलग। तो परसिस्टेंट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हमें कोएगुलेशन करवा सकता है। जब फेज अलग हो गया, मीडियम अलग हो गया, तो कोएगुलेशन हो गया। अब काम की बात क्या, इसी पॉजिटिव कोलोइड को नेगेटिव, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर किया करो, मैं क्या कह रहा हूं, हेडिंग पे फोकस करो, सिर्फ हेडिंग पे। पॉजिटिव कोलोइड को नेगेटिव कोलोइड के अंदर क्या कर दिया जी, मिक्स। अब सोचो, पॉजिटिव कोलोइड नेगेटिव कोलोइड से मिक्स होएगा तो क्या होने वाला है। अब सारे बच्चे समझदार हो, कोएगुलेशन। हेडिंग पे फोकस करो बस। उसके बाद बॉइलिंग। बॉइलिंग पता है क्या कर देगी, मीडियम को उड़ा देगी। बॉइलिंग क्या करेगा, रिमूव कर देगा मीडियम को, रिमूव द मीडियम। बॉइलिंग करवा के मीडियम उड़ा दिया। जैसे ना दूध को उबालते रहो 3-4 घंटे तक, तो उसका मैक्सिमम पानी उड़ जाएगा, सॉलिड सा बच जाएगा। मैं अकेला तो नहीं हूं क्लास में आज, कोई नहीं, डोगी की आवाज तो अच्छी होती है। ये देख बंद कर ले भाई और नहीं, ये तो बेचारे सबसे इनोसेंट यही तो होते हैं जिनको कनिंगनेस नहीं आती है। ये अभी किसका वाला था, ये शर्मा जी वाला बरोड़ा जी वाला भी इंस्पायर हो गया वो चलो अच्छी बात है, बट बच्चे स्वीट हो आप लोग ना। सुनो जी, पॉजिटिव और नेगेटिव कोलोइड मिक्स करने से कोएगुलेशन हो गया, बॉइलिंग करवाने से मीडियम रिमूव कर गया। और अगर परसिस्टेंट, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, मैं इसको समराइज करूंगा एक लाइन के अंदर सारे के सारे कोएगुलेशन को। परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब पता है क्या हुआ, इसमें तुम्हारा जो स्टेबलाइजर है वो रिमूव कर जाएगा। पता है क्या, डायलिसिस में तुम किसको अलग करते हो, याद है, इलेक्ट्रोलाइट को। और वो इलेक्ट्रोलाइट जो काम कर रहा था स्टेबलाइजर का, इलेक्ट्रोलाइट जो स्टेबलाइजर का काम कर रहा था ना, वो उड़ गया। अब थोड़ा सा ना सोचो, मैं पीछे से चलता हूं। उसने कहा जी कोएगुलेशन करवाना है, मैंने कहा इलेक्ट्रोफोर्सिस कराओ, तो फेज मीडियम सेपरेट हो गए। मैं सारा फोकस कोलोइड की दो चीजों पे रखो, मेरी बात सुनना, फेज मीडियम फेज मीडियम।
तुमने परसिस्टेंट क्या करवाया, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फेज मीडियम दोनों अलग हो गए। चलो उसके बाद तुमने क्या करवाया, एक नेगेटिव कोलोइड एक पॉजिटिव कोलोइड को मिक्स कर दिया, तो भी कोएगुलेशन हो गया। बॉइलिंग करवाई, मीडियम उठ गया, और परसिस्टेंट डायलिसिस करवाया तो इलेक्ट्रोलाइट उठ गया। तो उससे तुम्हारा जो कोलोइड था वो क्या कर गया, सस्पेंड हो गया। और मैं फिर आपको एक सिंपल सी बात गाइड कर दूं, इनकी हेडिंग के अलावा कुछ नहीं आएगा बच्चे। वो आपसे पूछेगा आउट ऑफ द फोर विच इज अ गुड मेथड, विच इज अ मेथड विच कैन बी यूज फॉर द कोएगुलेशन। तो आपका हेडिंग परसिस्टेंट डायलिसिस, बाय बॉइलिंग, और थोड़ा सोचो यार, बॉइलिंग हाँ ठीक तो है, मीडियम उड़ गया। अच्छा डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट जो स्टेबलाइजर था वो उड़ गया। मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विच ऑफ द डिफरेंट नेचर, ओके, प्लस माइनस कोएगुलेट कर गया। और ऐसे तुमने क्या किया, परसिस्टेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस, इससे फेज अपने आप ही उड़ती चली गई और मीडियम बच गया, ये भी तो कोएगुलेशन हो गया। मेरे ख्याल में चारों हेडिंग दिमाग में सेट हुई होंगी। लो जी, अब आइए वो जिसपे हमारा पेपर बनता है, हार्डी-शूल्स रूल। ये 5वां नंबर है। इसमें क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। बड़ा आसान है, इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करवाना है, इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करवाना है। सुनते रहना बच्चे। मान लो आपके पास ना AS2S3 है, तो जपनीत आपको बता सकती है कैसा कोलोइड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है बच्चे। तो आपने क्या किया, इसके अंदर NaCl, आपने इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, आपने इसके अंदर AlCl3, आपने इसके अंदर FeCN6K4 ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। इसको अगर प्रेसिपिटेट बनाना था, थोड़ा सा सोचो, टू अपोजिट चार्ज, यहां क्या है नेगेटिव, अपोजिट कौन होएगा प्लस, अपोजिट कौन होएगा +2, अपोजिट कौन होएगा +3, अपोजिट कौन होएगा K+। नेगेटिव का अपोजिट तो Na+Ca+2 Al+3 K+C होएगा ना बच्चे। तो बेस्ट कोएगुलेटर कौन होएगा, ये वाला। बेस्ट कोएगुलेटर कौन होएगा, बेस्ट कोएगुलेटर आपके पास कौन होने वाला है, हो सकता है आपको समझ में आ गई हो बात। बेस्ट कोएगुलेटर होएगा एल्युमिनियम+C। और यही बात हमारे दिमाग में डालने का काम किया था हार्डी-शूल्स ने। उसने कहा मोर चार्ज, मोर कोएगुलेशन पावर। बच्चे सुना ध्यान से, मोर चार्ज, मोर कोएगुलेशन पावर। और जिसकी पावर ज्यादा है उसकी फोन कॉल से काम चल जाता है भाई, तो उसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, कम। आप मेरी लाइन को समझे क्या, जिसकी पावर ज्यादा है उसकी अमाउंट, क्लियर ना। जहां आपको किसी का सिफारिश लगाना हो और सिफारिश लगाने वाला बंदा ठीक ठाक हो, तो वो जाके बोलता है भाई वहां चल, हाँ भाई वहां जाके कहता मेरे को फोन करा देना, भाई फोन करा देना। कई बार तो कहते हैं नाम ही ले देना, अपना काम हो जाएगा। लेकिन वो सामने वाला, कई बार सामने वाला भी ऐसा होता है जो विश्वास ही नहीं करता, कहते बात करा मेरी भी, तो फोन कॉल से काम चल जाता है। और अगर बिल्कुल भी पावर नहीं हो और आपको भेज दे भाई मेरा नाम ले देना, फोन करा देना, फोन पे भी नहीं मानते लोग, भाई तू बोल कौन रहा है, तो वहां उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। खुद बंदा चल के आता है, 2-4 बातें बोलता है, फिर हो सकता है काम हो सकता नहीं हो। तो जिसकी पावर ज्यादा हो उसकी वैल्यू कम ही लेनी पड़ेगी। और वैल्यू का मतलब हमारी केमिस्ट्री में फिलहाल क्या है, अमाउंट। तो इस पे आपको पक्का उलझाएगा वो, तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम+3 की पावर ज्यादा है, हाँ जी बिल्कुल पावर ज्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम+3 की वैल्यू, फ्लोक्युलेशन वैल्यू कम है। तो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है पूरा समराइज्ड है, पूरा समराइज्ड है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस हेडिंग्स पढ़ते चले जाओ, आंसर पाते चले जाओ। कहते जी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है, मैंने कहा करो। अगर नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है तो पॉजिटिव ऐड होना चाहिए, ऑपोजिट नेचर। अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है तो नेगेटिव नेचर। और जितना आपके पास कोएगुलेशन पावर होएगा, जितना कोएगुलेशन पावर होएगा, वैल्यू उसका जस्ट क्या होएगा, रिवर्स। पावर का वैल्यू क्या होएगा, रिवर्स। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं प्लीज इस पे फोकस करना, पेपर वाला तुम्हें फंसा लेगा। कोएगुलेशन पावर वैल्यू बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और
वैल्यू का मतलब मैं 3-4 बार बता चुका हूं, प्लीज लिसन केयरफुली, क्योंकि आपके साथ सिलेक्शन होने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा भी है और सबसे नजदीक पेपर के आप ही लोग हो। क्लियर? तो पावर वैल्यू बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम लगेगी। अगर आपको समझ में आई बात जो मैंने समराइज की है तो आगे बढ़े। चलो देखो जी, ये लिख दिया गया है वैल्यू पावर बोथ आर इनवर्स, तो मुझे इस पे काम नहीं करना। लेकिन एक बड़ी खतरनाक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अब उसको बोलते हो आप लोग फ्लोक्यूलेशन वैल्यू निकालना। और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या कोएगुलेशन वैल्यू, बच्चे सुनना ध्यान से, कोएगुलेशन वैल्यू को एक्सप्रेस करते मिलीमोल पर लीटर में। बिल्कुल ऐसा 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 फंडामेंटल है जो ट्रेडिशनल है, मतलब जिसका केमिस्ट्री की यूनिट से कोई लेना देना ही नहीं है। मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। कोएगुलेशन वैल्यू इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट, है ना बच्चे, अमाउंट, लेकिन अमाउंट तो मोल पर लीटर में आनी चाहिए। ये भाई साहब कुछ और ही रास्ता पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर इक्का दुक्का न्यूमेरिकल आ गया तो बोलेगा कैलकुलेट द कोएगुलेशन वैल्यू, तो इमीडिएटली आपको मिलीमोल पर लीटर में सब कुछ चेंज कर देना है। उसके लिए मैं सैंपलिंग करवाता हूं, मेरे साथ टिके रहना। क्लियर? ये एक बात और बता दूं, ये जो लीटर है ये तो आपका कोलोइड होएगा, ये आपका कोलोइड होएगा। ये जो होएगा ये फ्लोक्यूलेटर या कोएगुलेटर होएगा, ये कोएगुलेटर होएगा। थोड़ा सा टिके रहना मेरे साथ, बात सारी समझ में आ जाएगी। सुनो जी, उसने कहा कोएगुलेटिंग 200 मिलीलीटर ऑफ आरेनियस सल्फाइड, ओके, 10 ml ऑफ 1 m। ये लो जी NaCl, ये आपके पास कोएगुलेटर। जल्दीबाजी नहीं कर रहे बच्चे, क्योंकि हमारे पास ये चैप्टर ऐसे बार बार पढ़ने से सारे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ऑनेस्टली बोलना, आप लोगों ने इसके क्वेश्चन ट्राई किए थे? और जो थ्योरी हमने पढ़ी है शायद उसी बेसिस पे काम हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, चलो जी, ठीक है। तो इसलिए ना आयनिक पे ज्यादा दिमाग लगाया हम लोगों ने, और 20 मिनट आज फिर भी मिलेंगे हम लोगों को। क्लियर? 5 मिनट ज्यादा ही ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास ही होगी ना हमारी, और उसके बाद कल की तो छुट्टी है, परसों टेस्ट होगा तुम्हारा। देखो भाई, ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है, इस पे Na+ काम करेगा, ये कोएगुलेटर है। अब ना इसके मेरे को मिलीलीटर दे रखे हैं 10, और इसके जो मोल है वो दे रखे हैं 1 m। तो ये क्या बन गए भाई, मेरे ख्याल में क्लास है फिर तो यार, बल्ले बल्ले होगी, हमें तो टाइम ही टाइम मिल गया। ठीक है, तो नया कुछ शेड्यूल तुम्हारे पास अपडेटेड आया है क्या? यार तुमने तो मेरी जान सौखी कर दी, मजा आ गया। फिर तो और धीरे हो जाते हैं है ना? नहीं वैसे भी नहीं, ये जो स्पीड थी ये भी कोई फास्ट नहीं है, चल सही चल रही है, हाँ ना? चलो, ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई यार, भगवान तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा ये जिसे है ना? नहीं होएगा बच्चे। पता है क्या है, मैंने तो खुद उठते हुए देखा है ना बच्चों को। 11th में स्टार्ट के 2-2.5 महीने बच्चा स्लो रहता है, फिर धीरे धीरे उठना शुरू करता है, और वही बच्चा जो लगातार लगा रहेगा ना, वो फिर 12वीं में सुपर परफॉर्मेंस देता है, सुपर परफॉर्मेंस। और यही सेम हालत पता है ड्रॉपर में होती है। पढ़ा लिखा बच्चा होता है, बट उसके ना सबकॉन्शियस माइंड में रहती है चीजें, उसको अप्लाई करो बस धीरे धीरे, और तुम शायद धीरे धीरे उठने लग गए हो ना। देखो ये चैप्टर तुम्हें इजीली समझ में आएगा और सारी बातें होंगी। मेरे को कोएगुलेटर दे रखा है मिलीमोल में, ठीक है, ये कोएगुलेटर दे रखा है मेरे को मिलीमोल में। मुझे पता लगाना है कि 200 ml पे कितना यूज हो रहा है, 10 × 1, मतलब मिलीमोल, लिख दिया मिलीमोल। 1000 ml पे कितना यूज होएगा, 10/200 × 1000, ये कट गया, ये आपके पास आ गया 50 मिलीमोल, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो मैं फिर कहूंगा आप इस पे फोकस करो, आप इस पे फोकस करो, इस पे मिलीमोल पर लीटर में। मान लो इस क्वेश्चन में ना NaCl काट दे वो, मान लो इस क्वेश्चन के अंदर NaCl काट दे वो, उसकी जगह CaCl2 लिख दे। मान लो इस क्वेश्चन में NaCl काट दे, CaCl2 लिख दे, तो हमें पता क्या करना पड़ता, वहां जो मिलीलीटर उसको तो टिका रहने देते, ये जो मोलर था ना बच्चे 1 m, उसको हम कन्वर्ट करते इंटू 2 से। मैं इसको लिख ही देता हूं नीचे, क्लियर। अगर सेम डेटा लगता, सेम डेटा विद CaCl2, तो मेरे पास मिलीलीटर तो उसके 10 है,
और मोलैरिटी 1 दे रखी है, तो अब मुझे मिलीमोलर नहीं, इसका काम भी हो गया, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। इसने मोलैरिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी दे रखी है 1n, ठीक है, और मेरे को आंसर निकालना है, तो मेरे को पता है कैपिटल M इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, n, ठीक है। तो मैं क्या करता, मोलैरिटी निकालता, ठीक है जी, 1 का हाफ, तो ये मोलैरिटी दे रखी है, मैं यहां गलत लिख रहा हूं, हल्का सा पीछे जा रहा हूं, इसको काट दिया, यहां कॉन्सेंट्रेशन लिख दी 1n। अब मैं इसकी मोलैरिटी निकाल रहा हूं 1/2, तो ये क्या आ गई, मोलैरिटी। अब क्वेश्चन क्या हुआ, 200 पे कितना यूज हो रहा है, 10 इंटू हाफ मिली मोल, ये मिली है, ये मोल है, क्लियर। और 1000 के लिए कितना यूज होएगा, साफ सी बात है, ये आपके पास 5 है, 200 है, और यहाँ 1000 है, ये कटकर आपके पास 25 मिलीमोल पर लीटर आंसर आ गया। तो आपने अगर मेरी बात को सुना, तो मैंने इसमें एक हाईलाइटेड पोर्शन लिखा हुआ है कि जो भी कोएगुलेशन वैल्यू है दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। तो बस जो पर लीटर है वो कोलोइडल सोल है, और जो मिलीमोल है वो कोएगुलेटर है, वो मोल में नहीं मिलीमोल में एक्सप्रेस करना है, और कोई छेड़खानी उससे नहीं करनी है तुम लोगों ने। लो जी, इस क्वेश्चन को तुम करो भाई, मैंने तुम्हें पूरा 1 मिनट दिया, पढ़ना भी तुम्हें और सोल्व भी तुम्हें करना है। आंसर बताओ, मोस्ट इफेक्टिव कोएगुलेटिंग एजेंट, ये +1, ये +2, ये +3, ये +1, तो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, अब कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक, उसने कहा जी बड़ा औखा काम है, क्यों, वो सेल्फ स्टेबलाइजिंग है। लायोफिलिक आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, दैट्स व्हाई इनका कोएगुलेशन बड़ा ही औखा काम है। लायोफिलिक सोल्स आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, दैट्स व्हाई इनका कोएगुलेशन डिफिकल्ट है। तो मैं इस पूरे को पढ़ना ही नहीं चाहता। लो जी, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर स्टार्ट हो गया भाई, जिसको बोलते हो आप प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में अब तुम गोल्ड नंबर पढ़ोगे। देखो, एक स्कीम बनाई थी ना, पहले क्या था जी, डेफिनेशन, फिर क्या हुआ क्लासिफिकेशन, फिर क्या हुआ प्रिपरेशन, फिर क्या हुआ प्यूरिफिकेशन, उसके बाद क्या हुआ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद क्या हो गया कोएगुलेशन, कोएगुलेशन के बाद प्रोटेक्शन, उसके बाद चैप्टर खत्म। सुन समझ पा रहे हो? चलो, अब लायोफिलिक जो सोल है उनको तो क्या प्रोटेक्ट करना है, वो तो खुद प्रोटेक्टेड ही है, तभी तो उनका कोएगुलेशन डिफिकल्ट था, सेल्फ स्टेबलाइज्ड। जो फोबिक है ना बच्चे, फोबिक, जो फोबिक है उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, फोबिक को क्लियर बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो इजीली क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, सच एज दोज ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा रेडली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो पहली बात क्या लिखी, लायोफोबिक इजीली क्या हो रहे, कोएगुलेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है, इजीली इनका कोएगुलेशन हो रहा है, इजीली इनका कोएगुलेशन हो रहा है। तो क्या करें भाई, जब इजीली कोएगुलेशन हो रहा हो, जब इजीली कोएगुलेशन हो रहा हो, क्लियर, प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउएवर देयर कोएगुलेशन कैन बी प्रोटेक्टेड। तो अब इनका कोएगुलेशन, क्लियर, क्या करना है जी, हमें इसका कोएगुलेशन प्रिवेंट करना है, कोएगुलेशन प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो पता है क्या करना पड़ेगा, मिक्स द लायोफिलिक, लायोफिलिक सोल इसमें मिक्स कर दो। अब लायोफिलिक सोल की जितनी मिलीग्राम क्वांटिटी इसमें मिक्स करोगे फोबिक में, फिर सुनो क्या चाहते हो, कोएगुलेशन हो रहा था उसको बचाना चाहते हैं, तो बचाने को आपने क्या बोल दिया, प्रोटेक्शन, बचाने को आपने क्या बोल दिया, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो बचाने को अगर आपने प्रोटेक्शन बोल दिया, तो प्रोटेक्शन में यूज किसको करोगे भाई, तो उसको यूज करोगे जिसका नाम है लायोफिलिक सोल। तो लायोफिलिक सोल की एक क्वांटिटी मिलीग्राम्स में, देखो ये चैप्टर कितना ट्रेडिशनल चलता है, पीछे मिलीमोल पर लीटर था,
और यहां मिलीग्राम क्वांटिटी, मिलीग्राम क्वांटिटी। तो मिलीग्राम क्वांटिटी ऑफ द लायोफिलिक सोल, मिलीग्राम क्वांटिटी ऑफ द लायोफिलिक सोल विच कैन प्रिवेंट। अब मैं आपको 10-1-10 का रेशियो देकर एक गोल्ड नंबर सिखाने जा रहा हूं। गोल्ड नंबर को सीखने का तरीका 10-1-10, गोल्ड नंबर को सीखने का तरीका 10-1-10। तो पहले बात पूरी पढ़ लें। उसने कहा जी बाय द प्रीवियस एडिशन ऑफ द सम स्टेबल लायोफिलिक कोल्ड, जिलेटिन, एल्बुमिन, गम अरेबिक, स्टार्च, ये सब फिलिक है सारे के सारे, जिससे प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब यहां मैं कह रहा हूं प्रोटेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट फिलिक सोल इज डिफरेंट, वो तो होनी थी। प्रोटेक्टिव एक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका, प्रोटेक्टिव एक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका, प्रिवेंट करने को एक्सप्रेस करने का तरीका, वो आपके पास है गोल्ड नंबर। और व्हाट इज अ गोल्ड नंबर, थोड़ा सा टिक कर सुनोगे तो समझ में आ जाएगी बात। 10-1-10 का डेफिनेशन है गोल्ड नंबर का। मेरी बात सुनना, यहां आपके पास ना 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर रेड गोल्ड सोल है। इसके अंदर आपके पास 10 मिलीलीटर रेड गोल्ड सोल है। यहां आपके पास 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल है। और यहां आपके पास NaCl है। ठीक है जी, जो NaCl है ना बच्चे, NaCl जो है, NaCl की पावर 10% वेट बाय वॉल्यूम है। सब सॉल्यूशन पढ़े पढ़ाए हैं, सबको पता है 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 10 ग्राम NaCl क्लियर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में है। अब क्या करना है, और ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब है कोएगुलेटर, ये भाई साहब है कोएगुलेटर, ये कोलोइड को मारने वाले, कोलोइड को खत्म करने वाले, कोलोइड को प्रेसिपिटेट करने वाले। अब इसका 1 मिलीलीटर इसमें डालना है, बनाना 10-1-10, 10 इधर 10 इधर, और उसका 1 मिलीलीटर 10-1-10। तो याद करने का तरीका, हाउ कैन वी एक्सप्रेस द गोल्ड नंबर 10 मिल। अब पूरी लाइन सुनना 5 बार कम से कम, देखो ध्यान से सुनो। मिलीग्राम क्वांटिटी, मिलीग्राम क्वांटिटी, मिलीग्राम क्वांटिटी ऑफ द फिलिक सोल, milligram quantity of the philic soul, milligram quantity of the philic soul which can prevent the coagulation of 10 ml gold soul, 10 ml gold soul by the 1 milliliter of 10% weight by volume NaCl। तो मान लो आपने ना 1 मिलीग्राम इसमें जिलेटिन डाल दिया और ऊपर से 1 ml 10% वेट बाय वॉल्यूम और प्रेसिपिटेशन हो गया, तो 1 मिलीग्राम जिलेटिन गोल्ड नंबर नहीं है। आपने नया एक्सपेरिमेंट किया, 2 मिलीग्राम डाल दिया, अभी भी फिर वही सेम से प्रेसिपिटेशन हो गया, आपने कहा ये भी गोल्ड नंबर नहीं है। इस बार आपने 5 मिलीग्राम डाल दिया, अब देखा प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं रहा। इसमें 5 मिलीग्राम से कुछ ऐसी क्वांटिटी है 2 से 5 के बीच में जिसने प्रेसिपिटेशन बचा लिया है, इसने। अब आप वापस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 मिलीग्राम प्रेसिपिटेशन हो गया। अब 3, ऐसे तो करते हैं लेबोरेटरी में हम लोग, हमें एंड पॉइंट पता चलता है तो हम बहुत ज्यादा धीरे हो जाते हैं वहां जाकर। फिर तुमने इस बार 3.5 मिलीग्राम डाला, प्रेसिपिटेशन फिर हो गया। अब तुमने 3.8 मिलीग्राम डाला, प्रेसिपिटेशन रुक गया। इट इज द क्वांटिटी ऑफ द लायोफिलिक सोल विच कैन प्रिवेंट द 10 ml रेड गोल्ड सोल बाय द 10% 1 मिलीलीटर ऑफ द NaCl। अगर आपके दिमाग में मेरी बात एंटर की तो आप विनर बन सकते हो गोल्ड नंबर के। आपको समझ में आया क्या हुआ? ये लायोफिलिक सोल ने लायोफोबिक को बचा लिया। किससे बचा लिया? 1 ml 10% गोल्ड NaCl से। तो जितनी मिलीग्राम क्वांटिटी हमारी खर्च हुई बचाने में, उसको हमने क्या बोल दिया? गोल्ड नंबर। हाँ जी मिलीलीटर, ऐसे मान लो मिलीलीटर परसेंटेज, 10-1-10 मिलीलीटर परसेंट। इसे ना थोड़ा याद करना आसान हो जाता है बस। 10 ml गोल्ड सोल में 1 ml आपने 10% NaCl का डाल दिया और प्रेसिपिटेशन रुक गया 3.8 मिलीग्राम जिलेटिन से। तो वो 3.8 मिलीग्राम उसका गोल्ड नंबर है। नहीं, ये थोड़ी फिक्स किया है, सुनो ना।
हाँ, सुनो 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 सुनो, हुआ क्या, एक लैब में गया लैब में मैं गया और मेरी पूरी टीम गई। मान लो मैं 12वीं क्लास में हूं, तो 20 बच्चों का बैच पूरा बुला लिया उन्होंने। वहां 20 बच्चों का बैच प्रैक्टिकल के लिए खड़ा हुआ, ब्यूरेट थी, पाइपेट सब लगे हुए थे। उनके पास ने उसके पास ना 5 लीटर का पूरा फ्लास्क या जार था, उसमें ना N/10 KMnO4 भरा हुआ था। उन्होंने सबको बांट दिया N/10 KMnO4। तो क्या सबके पास N/10 से लेस कॉन्सेंट्रेशन है या सबके पास N/10 ही गया? ऐसे कैसे हो सकता है यार? घर में चाय बनेगी, 5 लोगों को बांटेंगे तो क्या मीठा कम हो जाएगा? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब कैसी क्वांटिटीज है? इंटेंसिव। अच्छा मेरी बात सुनो, घर में ना कभी सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ 1 लीटर वाला, और सभी के साथ ना 200 ml डाल के तो पियो भाई। एक बंदे को कड़वा लग रहा है, एक को फीका लग रहा है, एक को मीठा लग रहा है, एक को पानी जैसा ही लग रहा है, एक को बड़ा बढ़िया टेस्ट आ रहा है। इज इट? तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब तुम वेट बाय वॉल्यूम तुम 10 ml 10% तैयार कर रही हो, वो 10 लीटर भी तो तैयार कर सकती हो ना। 10% मतलब 10 ग्राम 100 ml में डालना था, तो तुमने 20 200 में डाल दिया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसका 1 ml उठाना है और उसमें डालना है। ये तो तुम 10 लीटर बना लो। 10% वेट बाय वॉल्यूम पावर का 10 लीटर बना लो, 10% वेट बाय वॉल्यूम 100 लीटर बना लो। उसमें से 1 ड्रॉप उठानी है 1 ml और उसमें डालना है। ठीक है ना? लो जी, ओके। वैसे एक डेटा दिया हुआ है कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर बहुत कम है, हीमोग्लोबिन का थोड़ा ज्यादा है, और एल्बुमिन का गोल्ड नंबर और ज्यादा है। तो गोल्ड नंबर है क्या आपके पास? मिलीग्राम क्वांटिटी। ठीक है जी, मिलीग्राम क्वांटिटी। तो जितनी कम होगी उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। यहां भी पावर और वैल्यू एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है जी, पावर और वैल्यू एक दूसरे के इनवर्स है। स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर। जितना गोल्ड नंबर कम है, गोल्ड नंबर मतलब वैल्यू, अमाउंट। ठीक है जी, चलो गोल्ड नंबर दे रखा है जी गम अरेबिका 15। ओके, तुम ही करो इसको पूरा, 1 मिनट दिया, पढ़ के करो, कैसे भी करो, करो। पक्का? ठीक है, बड़ा सही उठाया बच्चे, क्लियर ना? 100 और 1 ml, ये देखो ये 110 रखा इसने और वो 100 दे दिया, तो 10 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा। तो 0.15 का 10 टाइम्स आपका आंसर है। तो ये फायदा होता है बच्चे थ्योरी को परफेक्टली सीखने का ना, सीधे आंसर उठाया जाता है। 10-110 का कोड बना दिया था हमने। गुड। अब आगे भाई इस पूरे का सिंपल 2-3 वर्ड्स में आंसर है, फेज, मीडियम। अब आप रिलैक्स फील कर सकते हो, आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो चुका है। आप रिलैक्स फील कर सकते हो, आपका सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो चुका है। अब फॉर्मेलिटी बची है वो मैं पूरी करूंगा ही करूंगा। क्लियर? फेज एंड मीडियम, लिक्विड लिक्विड, दोज आर नोन एज द इमल्शंस। ठीक है जी, ये पूरा जो लिखा है इसका ये आंसर। और इनको स्टेबलाइज करने के लिए ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी ना, पास पड़ोस में ना बच्चे पैटीज खाते रहते थे। जब मैं क्लास फ्री करके निकलता था ना 1:10-15 पे ड्रॉप पर की, तो मेरे से पहले वो पहुंच जाते, लाइन में लगे पैटीज खरीदते थे हमारे आसपास में ना। तो वहां वो सॉस खा रहे होते थे, पैटी कम खाते थे, सॉस ज्यादा खाते थे। तो मैंने कहा सॉस का कॉम्पोजिशन चेक कर लिया करो। कहते सर इतना टाइम कहाँ होता है, भूख लगी होती है। मैंने कहा उसके अंदर देखो लिखा हुआ है इमल्सिफायर। टमाटर पानी में ना घुलता नहीं है, घोलने का तरीका है, उसमें इमल्सिफायर डालो। वो इमल्सिफायर हमारे पिछले सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट थे ना, स्टेबलाइजर, उसका काम करते हैं वो। तो स्टेबलाइजर का नाम इमल्शन में क्या कर दिया? इमल्सिफायर। कुछ ज्यादा रिलैक्स नहीं करने लगे तुम लोग? मैंने बोला रिलैक्स तो तुम गोवा निकल लिए। रिलैक्स करेंगे रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आना भी नहीं, जिस दिन पेपर देंगे उस दिन शाम को रिलैक्स करेंगे। सब 615, 20, 25 नंबर वाले बच्चे होंगे।
और ये हवा में बात नहीं कर रहा, लगे रहोगे तो हो भी जाएगा ये। प्रॉपर्टीज जो कोलोइड की प्रॉपर्टीज है बच्चे सारी है इसमें। हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होएगा। मैंने इसलिए कहा था रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि सारा रिवीजन होएगा। तुम सच में रिलैक्स करने लग गए, चाय मंगवा ली, पैटीज मंगवा ली, तुमने साथ में बर्गर मंगा लिया। इमल्शन शोज ब्राउनियन मूवमेंट, जो कोलोइड के करेक्टर बच्चे सारे होंगे इसके अंदर ना। और इमल्शंस कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय द हीटिंग, फ्रीजिंग, वो सारा जो पुराने तरीके थे। तो प्रेसिपिटेशन के भी वही तरीके। क्लियर? तो ये सारी की सारी बातें जो कोलोइड पे लग रही थी, सेम एज कोलोइड। तो कोलोइड ही तो है भाई, इमल्शन कोई अलग थोड़ी है, बस लिक्विड लिक्विड का फेज मीडियम है तो उसको इमल्शन बोल दिया। टाइप ऑफ इमल्शन इसको थोड़ा सीख लो, इसको भी मैं बहुत सिंपल समराइज कर देता हूं। ये मैंने लिखा जी इमल्शंस, ठीक है। दो हुए, OW, WO। क्लियर? ऑयल इन वाटर, वाटर कॉन्टिन्यू है, ऑयल बिखरा पड़ा है, वाटर इन ऑयल। अब ऑयल आपके पास कॉन्टिन्यू है और वाटर बिखरा पड़ा है। ऑयल इन वाटर तो कॉन्टिन्यू बाद में है। अगर सुनना और समझना पसंद कर रहे हो तो बेस्ट एग्जांपल है मिल्क का, ठीक है जी, बेस्ट एग्जांपल है मिल्क का। इसमें क्या किया, ये वाटर है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। इसमें कौन बिखरा हुआ है, मैं मेरे ख्याल में 2-3 दिन से बोल रहा हूं। इसमें ऑयल बिखरा हुआ है, मतलब ऑयल स्प्रेडेड है, मतलब ऑयल इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऑयल इसमें डिस्पर्स्ड है, जो फैट मोलिक्यूल से, फैट ग्लोब्यूल्स है। पानी कॉन्टिन्यू और फैट उसमें बिखरा हुआ है। सिमिलरली यहां होएगा, कोल्ड क्रीम्स के एग्जांपल है। क्लियर? यहां आपके पास, इसको थोड़ा सा इससे लिख देते हैं, देखो उल्टा कर देते हैं। क्लियर? और WWWWW, तो ऑयल इसमें कॉन्टिन्यूअस है और पानी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सोचो एक दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, अलग नेचर है। दैट्स व्हाई इनके अंदर स्टेबलाइजर डालने ही पड़ेंगे आपको। ओए ये क्या है, मोबाइल पे देख रहे हो तो मैसेज आ रहे होंगे ना? हाँ वही ना, कान में ऐसे जैसे तलवार चला दी कान पे। हाँ जी, तो एग्जांपल जैसे आपको बोला ना, यहाँ पर बटर है, कोल्ड क्रीम है, क्लियर, वेनिशिंग क्रीम है, वाटर, और ये आपके पास मिल्क वगैरह, ऑयल इन वाटर, ये मिल्क वगैरह इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो बच्चे कोई बहुत हैवी बात नहीं चल रही, जो था वो हो गया डन। अब इमल्शन ऑयल इन वाटर है पहली बात, वाटर इन ऑयल दूसरी बात। और इमल्शन की प्रॉपर्टीज बोलो, आपने कहा जैसे कोलोइड की सारी प्रॉपर्टीज कॉपी पेस्ट कर दो। टिंडल भी आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आएगा, इलेक्ट्रोस्मोसिस भी आएगा, कलर भी आएगा, जो कुछ है सब आएगा। सारी प्रॉपर्टीज वही है, सब कुछ वही है, बस अब इसके टाइप है तो ओ इन डब्ल्यू इन ओ है। अगर आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। लो जी, लो जी, इससे और पिछले जा सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, तुमने मुझे आलसी बना दिया आज ना, ये बात बोल के ही कल है। Some very commonly used emulsifying agent for O in W are proteins, gums, natural and synthetic soaps, whereas WO emulsions are। वैसे बात बताऊं, जब हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ रहे होते हैं ना, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन, तो वहां तुम्हारे पास वो जो सोप्स होती है ना, C17H35 COONA, क्लियर, या जेंथेट्स होते हैं, वो स्टेबलाइजर का ही काम करते हैं। वो जो ओर है, ओर, वो ओर ऑयल पे चिपकेगा, और पानी को और ऑयल को चिपकाने का काम कौन कर रहा है? ये करते हैं स्टेबलाइजर्स। वहां स्टेबलाइजर पता है कौन यूज करते हैं, अगर तुम में से किसी बच्चे को याद हो तो, क्रिसोल। अब ये वाला पार्ट तो किससे चिपकेगा? फैट से, और ये किससे चिपकेगा? पानी से। तो जो काम सोप ने किया था वही काम कौन कर देगा? ये क्रिसोल कर देगा। लो जी, एप्लीकेशन शुरू हो गए। इसमें जहां जहां हेडिंग की नीड है, हेडिंग याद करना। कर्डलिंग और मिल्क, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। पीछे नहीं था हमारे
जो एडजॉर्प्शन है उसके यूजेस, मेडिसिन वाले पार्ट को 500% आपने पढ़ लेना है। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। कोलोइडल एंटीमनी कालाजार में यूज हो रहा है। मिल्को मैग्नीशिया तो कोई भी बोल देगा, बेस है तो एंटासिड होएगा। कोलोइडल गोल्ड, क्लियर, ये इंटर मस्कुलर इंजेक्शंस। आर्जिरोल सिल्वर नाम से पता चल रहा है, आई लोशन। और कोलोइडल एफईएच होल थ्राइस, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें मेरे पास कोई एक स्पेशल मेथड नहीं है कि मैं आपको इसके रट्टे डलवाऊं, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कौन सा वाला? और है भी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन में यूज कोलोइडल एंटीमनी, मिल्को मैग्नीशिया, कोलोइडल गोल्ड, क्लियर, आर्जिरोल, कोलोइडल एफयू, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और क्वेश्चन अगर 50 करोगे तो इक्का दुक्का इस पे आ जाएगा, पर्टिकुलर इस पे। कर्डलिंगो मिल्क की सिर्फ हेडिंग याद कर लो, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की भी सिर्फ हेडिंग याद कर लो, स्मोक प्रेसिपिटेशन की भी सिर्फ हेडिंग याद कर लो। ज्यादा से ज्यादा आप अगर बात करना चाहते हो तो इसमें क्ले है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, यहां कार्बन है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब मैं 12th वालों को करवा रहा था ना, तब मैंने उनको बताया था कि 90% मेरे पास जो कोलोइड्स है एप्लीकेशन में वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। जैसे क्ले नेगेटिवली चार्ज्ड है, तुमने सुना होगा ना, एलम डालकर हम पानी को प्योर करते थे। अब तो वो मेरे ख्याल में सिस्टम खत्म सा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ रिमोट एरिया में चले जाओ ना, राजस्थान के रिमोट एरियाज में, वहां फिटकरी सुना ना, फिटकरी एलम, क्लियर, K2SO4, Al2SO4, होल थ्राइस, 24 वाटर। तो वो पानी में ना सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करने में उसमें फिटकरी मतलब एलम डाल देते थे, एलम स्टोन। तो एलम स्टोन का एल्यूमिनियम कहां पे? 11th। हाँ मैंने कहा कौन सा, ये वाला नहीं, ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एल्यूमिनियम आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम +3 क्ले के नेगेटिव पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कर देगा। वही सेम अभी बताया था ना, प्रेसिपिटेशन कोएगुलेशन, किसी नेगेटिव को कलेक्ट इकट्ठा करेगा अपने अराउंड, और जैसे ही 1000 नैनोमीटर से ऊपर होगा प्रेसिपिटेट कर जाएगा। कार्बन को, ये देखो, ये कोट्रेल प्रेसिपिटेटर है। ये वाला जो इसका पार्ट होता है ना, ये वाला, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये एनोड का काम करता है। बस यहां आकर कार्बन पार्टिकल चिपकते चले जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। इसमें कार्बन के पार्टिकल चिपकते चले जाते हैं। तो मेन तुम्हें फोकस जिस बात पे करना था, क्ले नेगेटिवली चार्ज है, कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, क्लियर। हेडिंग, अब देखो इसका भी सिर्फ हेडिंग याद करना है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, काम की बात मैं खुद कर दूंगा इसके अंदर ना। यहां क्ले रिवर के थ्रू आएगी, और सामने सी के अंदर तुम्हें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम टाइप से दिख जाएगा। सोल्ट्स है ना इसके अंदर, सोडियम, मैग्नीशियम टाइप से, कैल्शियम टाइप से, क्लियर। हाँ जी, तो ये सारा के सारा इस क्ले को क्या करवा देगा? कोएगुलेट करवा देगा। और ना जब, हाँ जी, और जैसे सी के अंदर जब रिवर मिलेगी ना जाकर, तो वही एक डेल्टा शेप बन जाएगा, डेल्टा शेप। वो जो डेल्टा शेप बनेगा सैंड की वजह से, जहां दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ये सी होएगा, ये आपके पास रिवर होएगा, यहां सैंड का डेल्टा बन जाएगा, क्ले का डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा शेप बन जाएगा, तो उसको बोल दिया डेल्टा फॉर्मेशन। तो तुम्हें डेल्टा फॉर्मेशन की कमेंट्री याद नहीं करनी है, उसके अंदर का लॉजिक याद करना है। जो क्ले आ रही है रिवर के साथ वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और सी के अंदर तुम्हें सोल्ट्स मिलते हैं, दोनों जब एक दूसरे से मिले तो प्रेसिपिटेशन हो गया। हेडिंग याद करनी है सिर्फ। और उसके बाद भी नेगेटिवली चार्ज का एक और हेडिंग है, यूज ऑफ कोलोइड्स इन द टेनिन और लेदर इंडस्ट्री। इसको थोड़ा सा सीखना मेरे साथ आकर, एक बार मैं इसका रिवीजन कर दूंगा, पहले अभी सुन लो, एंडिंग करनी है हमने ना। सुनो, उसने कहा टेनिन इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो मैंने लिखा पॉली हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्लियर। उसने कहा ये मेरे पास इट कंटेन्स नेगेटिव, लो जी मैंने आपको कहा था 90% कोलोइड्स नेगेटिव है, चाहे तो एक बार फिर नजर मार लो। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्ले नेगेटिव है, स्मोक प्रेसिपिटेशन में कार्बन नेगेटिव है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में क्ले नेगेटिव है, यूज ऑफ द कोलोइड्स इन टेनिन लेदर इंडस्ट्री, तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड टेनिन, वो आपके पास कैसा है? नेगेटिव है, क्लियर। अब इसको अगर तुमने प्रेसिपिटेट हार्ड करना है, मान लो किसी जानवर की स्किन उतार ली,
क्लियर, उसको हार्डनिंग करवानी है, बेल्ट्स बनानी है, शूज बनाने हैं, पर्स बनाने हैं, क्लियर ना। तो करते क्या है जी, अब हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड्स पर इसको इसको हम क्या करवाएंगे, सोकिंग करवाएंगे, मतलब ये ऊपर वाला प्रेसिपिटेशन करवाएंगे, तो किसी प्लस के टच में आएगा जब ये, क्लियर। तो इसकी क्या हो जाएगी, हार्डनिंग। और हार्डनिंग को ही आपने क्या बोल दिया है, इट इज अ यूज ऑफ कोलोइड इन द टैनिन, मतलब लेदर इंडस्ट्री। पूरी लाइनें पढ़ना चाहते हो तो मैं फिर आपके साथ हूं। टैनिन इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स, एनिमल हाइड्स कंटेन पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स, व्हेन हाइड्स आर सोकिंग इन टैनिन, दोनों मिलकर क्या कर लेंगे आपके पास, पूरी तरह से प्रेसिपिटेशन। पीछे क्ले नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, ठीक है जी। इसके बाद जो मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में क्ले रिवर्स से आ रही है नेगेटिव, इधर आपके पास एनिमल हाइड, एनिमल स्किन पॉजिटिव और पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नेगेटिव, हार्डनिंग हो जाएगी। रबर इंडस्ट्री में जो पॉलीआइसोप्रीन है, क्लियर, नेगेटिव, लो जी। तो इसलिए आपको ना कम से कम चार्ज वाले फैक्टर से तो छुटकारा पा लेना है, कुछ भी आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। स्मोक स्क्रीन्स, ये सिर्फ इतना एग्जांपल याद रखो, TiO2 are fine particles of TiO2 dispersed in air by the aeroplanes। वो देखा नहीं जब रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे कुछ रॉकेट्स जाते हैं और ऊपर ना हमारा ट्राई कलर फ्लैग स्क्रीन बनाकर दिखता ना स्काई में, तो वो यही कर रहे होते TiO2 में कलर डाल डाल के, फाइन पार्टिकल्स ऑफ TiO2। और फोग मिस्ट, सर्दियां चली रही हैं, क्लियर, वैसे भी फोग चला था बीच में कैड। In winters at night, moisture of air condenses on the surface of fine dust particles, forming the fine droplets which are float in air in the form of fog or mist. Artificial rain, हाँ जी, कहाँ बच्चे, लो जी, ये है ना बच्चे, ये वाला, ये तो मेरी बात सुनो ना, एक सेकंड जरा। देखो ये स्मोक है ना, स्मोक में आया, स्मोक में कार्बन आया, एयर प्लस कार्बन, ठीक है। तो मुझे एयर में से कार्बन निकालना था, ठीक है। तो मैंने जब यहां से स्मोक जाना शुरू हुआ, तो मैं उस स्मोक को एनोड के टच में लेकर आ गया। एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के टच में लेकर आ गया। तो जो एनायन थे, एनायन वो एनोड पर डिपॉजिट हो गए। एनायंस आर डिपोजिटेड ऑन द एनोड और प्रेसिपिटेट हो गए। कंफ्यूजन जो आया उस पर मैं डिस्कशन करने को तैयार बैठा हूं। वो बच्चे उसमें होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, हमारे जनरल में तो कैथोड मतलब कैटायन जाता है नेगेटिव, एनोड एनायन जाता है पॉजिटिव, है ना। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पुट्ठा प्रोग्राम होता है, बिल्कुल उल्टा। वो वैसे भी तो एक ऐसा सेल है ना जो अपने आप काम करता है, जबकि हम जिस सेल के बारे में बात कर रहे होते हैं इन जनरल वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, नॉन, उसको करवाना पड़ता है। तो वहां नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ और पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ कैथोड एनोड रिस्पेक्टिवली होते हैं ना। आर्टिफिशियल रेन कैन बी कोज्ड बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड और सोल्ट फ्रॉम एन एरोप्लेन, बस इससे ऊपर जाने की नीड नहीं है। और ब्लड के बारे में लिख रहा है, ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्बुमिनोइड सब्सटेंस इनफ। और ये फिर नेगेटिव होएगा, इस ब्लीडिंग को रोकना हो तो एलम या Fe+3 यूज कर सकते हो एज प्रेसिपिटेटर कोएगुलेटर। ये हमारे, हाँ जी बोलो कोई नहीं, खत्म ही हो चुका है अब तो, कोई चक्कर नहीं। कैटालाइसिस में 10 मिनट भी नहीं लगने हैं, क्योंकि कैटालाइसिस हमारा जितना हमने चैप्टर पढ़ा ना उसका 60% डाउन पार्ट है, वो एग्जांपल्स के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं वैसे भी अब यहां थोड़ा सा आलसी हो गया हूं। क्लियर, नाउ कैटालाइसिस की बात हो रही है। कैटलिस्ट का मतलब आप जानते हो, काइनेटिक्स में फिर पढ़ोगे जाकर, एक ऐसा सबस्टेंस है जो कहां से आ रही है डिस्टर्बेंस, म्यूट कर लो यार। अब आपको कुछ वैसे भी पार्टिसिपेट करना नहीं है, म्यूट कर सकते हो, ठीक है जी। कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ,
जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दे। ठीक है जी, थोड़ा सुनते रहना बच्चे, बहुत छोटा कर दूंगा सारी बातों को ना। अब इसके दो पार्ट है, एक होएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होएगा नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर स्पीड बढ़ा दे। और इससे सारे बच्चों को पता चल गया होगा केमिकल काइनेटिक्स का एक फंडामेंटल, स्पीड और एक्टिवेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स है। यूं समझ लो ना यार, मान लो तुम पीएमटी का पेपर देके निकले और उधर से अनाउंसमेंट हो गया इस बार का कट ऑफ 100 नंबर रहेगा, जिसके भी 100 नंबर से ऊपर है या 100 नंबर है वो सारे के सारे सरकारी डॉक्टर बनेंगे। तो क्या मान के चलते हो, सरकारी डॉक्टर समझते हो ना, एमबीबीएस की फ्री सीट मिलेगी गवर्नमेंट वाली, सो कॉल्ड फ्री होगी आजकल तो है। ओए शॉर्टकट पर ढूंढ थोड़ा ऐसा कुछ करा पाओ बस फिर उसी से होएगा। हाँ, मैं हाइपोथेटिकल बात बोल रहा था कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो जाए उतना उधर जाने वाले, मतलब मेडिकल कॉलेज में गिरने वालों का नंबर बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और मान लो एक अनाउंसमेंट ऐसा आ जाए, ये भगवान करे ऐसा बिल्कुल ना हो, कि जिसके 700 नंबर है वही सेलेक्ट होगा, तो फिर स्पीड क्या हो जाएगी, सुपर स्लो। कई लोग तो वैसे ही विड्रॉ कर जाएंगे भी, अपने काम की बात नहीं है। क्लियर? तो एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो इस पॉजिटिव कैटलिस्ट ने पता क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया, स्पीड बढ़ गई। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है इसके भी ढेरों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में बड़ा मजा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना हम जैसे एक रोजेनमन रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, वहां पीडी के साथ BSO4 पड़ा रहता है। वो जो BSO4 है ना, BSO4 गोली मारो, एक हम इसी के जैसा और उठाएंगे, चैप्टर का नाम है एल्केन, एल्केन एल्काइन। वहां एल्काइन को सिर्फ एल्कीन पे रोकना है, तो वहां PDCC, C4 चारकोल, C4 कैल्शियम कार्बोनेट, C4 वहीं पर बेरियम सल्फेट, ये होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ये पता क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं और स्पीड को घटा देते हैं। समझिए भाई? तो जो इतना इतना लिखा वो सारी बात मैंने यहाँ छाप दी है, यहां वाली बात भी हो गई है, कैटालाइसिस की बात होगी। तो कैटलिस्ट की बात समझ में आ गई, पॉजिटिव भी समझ में आ गई, नेगेटिव भी समझ में आ गई। प्रमोटर N2 H2 2 अमोनिया आयरन मोलिब्डेनम, अगर आपको समझ में आया हो तो क्लियर। इन द हेबर प्रोसेस मोलिब्डेनम एक्ट एज प्रमोटर। प्रमोटर का एक ही मतलब होता है, स्पीड बढ़ाने वाला, स्पीड इंक्रीजर, स्पीड बढ़ाएगा, बस नाम ही प्रमोटर है जिसका। ठीक है जी। एक होते कैटलिस्ट पॉइजन, जो भी बोल रहा था मैं ना, जैसे आपके पास है PDBSO4, इनके तो बच्चे सिर्फ हेडिंग पढ़ लो ना, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लो तो ही बात क्लियर हो जाती है। कैटलिस्ट पॉइजन मतलब जो कैटलिस्ट को पॉइजन करके स्पीड घटवा दे। कैटलिस्ट प्रमोटर जो रिएक्शन को प्रोसीड कर दे। नेगेटिव कैटालाइसिस मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे। पॉजिटिव कैटालाइसिस मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे, कम करके स्पीड बढ़ा दे। और कैटलिस्ट मतलब क्या, जो किसी भी रिएक्शन में इटसेल्फ जैसा था वैसा ही निकल जाए। ठीक है जी। एक है होमोजेनस, मैंने कहा था सिर्फ हेडिंग्स पे फोकस करो, नीचे एग्जांपल है। जब मेरे पास रिएक्टेंट्स, जब मेरे पास प्रोडक्ट्स, मेरे पास कैटलिस्ट सारे के सारे सेम फिजिकल स्टेट में हो, सेम फिजिकल स्टेट में हो, तो उनको बोलते हैं हम लोग होमोजेनस कैटालाइसिस, सेम फिजिकल स्टेट में हो। और जनरली हम लोग लेके चलते हैं गैस। क्लियर? जरूरी नहीं है, मैं काट देता हूं इसको, जरूरी नहीं है, जनरली ऐसा होता है। देखो ना, गैस 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 गैस, क्लियर? गैस 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 गैस, ये देखो यहां लिक्विड 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 लिक्विड, कुल मिलाकर ये तो एग्जांपल है ना बच्चे। एग्जांपल तो हम कोई बोर्ड का पेपर लिखने जा रहे हो तो चारों याद कर लो, और बोर्ड का पेपर नहीं लिखने जा रहे तो एक भी याद मत करो। आपको आइडेंटिफाई करवानी यार, पेपर पीएमटी में ऐसे थोड़ी आएगा, राइट द टू रिएक्शन व्हिच आर द होमोजेनस इन नेचर, ऐसे थोड़ी आएगा। आइडेंटिफाई द रिएक्शंस व्हिच आर होमोजेनस, और सबके साथ फिजिकल स्टेट लिखी रहेगी, गैस 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 गैस, और कैटलिस्ट पे भी गैस। तो आपका काम तो सिर्फ इतना इतना रह गया ना बच्चे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है चीजों में कि पेपर वाला क्या पूछ सकता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में, तो उसको बोलते हो होमोजेनस। ये देखो एक और लिख दिया,
शुगर का एक्वा सॉल्यूशन, पानी, H2SO4 लिक्विड, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज, ये फिर होमोजेनस कैटालिसिस हो गया। और जैसे ही हेटेरोजेनस की बात करोगे, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, हाँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर मुझे कोई CO2 लो टेम्परेचर पे दे दे, या पानी सॉलिड भी हो सकता है, या तो टेम्परेचर मेंशन करे तो हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसा पंगा वो नेवर कभी ले ही नहीं सकता। वो सिर्फ तुम्हारा नॉलेज चेक करेगा कि तुम होमोजेनस जानते हो कि नहीं, तुम्हारा ये नॉलेज चेक करेगा ही नहीं कि तुम फिजिकल स्टेट भी जानते हो कि नहीं। यार हमारे पास ना मान लो 118 एलिमेंट है, हमें क्या पता यार कौन फिजिकल, 10-12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। तुम्हारी इंफॉर्मेशन 10 की तो मेरी ज्यादा से ज्यादा 15 की होगी, तुम्हारी 50 की तो मेरी हो सकता है 60 की इंफॉर्मेशन हो। 118 एलिमेंट की फिजिकल स्टेट तो किसी को नहीं पता होगी। क्लियर ना? इसलिए फिजिकल स्टेट तो देनी पड़ेगी उसको। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, क्लियर है? इन सबकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। और जनरली कैटलिस्ट जनरली कैसा होता है जी? सॉलिड। तो उसको बोलते हो आप लोग क्या? दैट इज नोन एज अ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है जी। अब एग्जांपल आ रहे हैं, N2 अभी बोला ही था, N2H2 अमोनिया तो गैस है, एरो पे आयरन सॉलिड है, एल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इस पे ये सॉलिड है। तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस ज्यादा फेमस है, जिसमें कैटलिस्ट जनरली सॉलिड होता है, ये ज्यादा फेमस है। सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाएंगे, चैप्टर का नाम पी ब्लॉक, 12वीं में चल पड़ा आज से, क्लियर ना? पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 16 में H2SO4 बनाएंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो वहां तुम्हारे पास SO2, SO3 और V2O5 सॉलिड है। ऑक्सीडेशन, ये 4546 का कोड बनता है, एक 4546, क्लियर? 4 अमोनिया, 5 वाटर, क्लियर ना? इन सबकी रिएक्शन से NO बन रहा होता है। तो कुल मिलाकर यहां जो कैटलिस्ट आप ओस्वाल्ड प्रोसेस बोलते हो उसको, प्लेटिनम गोज लेके चलते हो। कुल मिलाकर मेरा जो फोकस था, आपके दिमाग में एग्जांपल डालना है ही नहीं बच्चे, आपको सिर्फ इतना बताकर आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि मैं होमोजेनस कैटालिसिस के बारे में जानता हूं या जानती हूं, मैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस के बारे में जानता हूं या जानती हूं, और कैटलिस्ट के बारे में भी जानता या जानती हूं जो मुझे किसी केमिकल रिएक्शन में आकर स्पीड बढ़ा या घटा दी, जनरली बढ़ा दे और घटा भी सकता है, उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलोगे। प्रमोटर जो ऑलवेज बढ़ाएगा, पॉइजन जो घटाएगा, बस ये बात है और है क्या। अब ये सिर्फ 5 वर्ड्स बोलूंगा जिससे तुम्हें एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस समझ में आ जाएगी। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस समझ में आ जाएगी सिर्फ 5 वर्ड्स बोलने से। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं जी, मेरे साथ टिके रहना बस। सरफेस केमिस्ट्री का पहला पार्ट शुरू हो गया जिसका नाम था एडजॉर्प्शन। सुनो, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर? तो सबसे पहले क्या हुआ? एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्ब हो गए। एडजॉर्प्शन के बाद आपस में रिएक्शन शुरू हुई इनकी, रिएक्शन इन बिटवीन रिएक्टेंट्स, ये रिएक्शन हो गई। और अगर सारी कहानी खत्म करनी है, ठीक है, एडजॉर्प्शन में भी 2 वर्ड्स थे मेरे पास, पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिर केमिकल एडजॉर्प्शन, फिर इनके बीच का रिएक्शन, और फाइनली क्या? डिसॉर्ब। कहानी खत्म। तो ये मेरे पास एडजॉर्प्शन थ्योरी का वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन है। तुम्हें लगता है नहीं हमें ज्यादा पढ़ाओ, देखो ना, मैं हाईलाइट उसी को करूंगा जो काम है। डिफ्यूजन हुआ रिएक्टेंट का कैटलिस्ट की तरफ, एडजॉर्प्शन हुआ कैटलिस्ट का, सॉरी, रिएक्टेंट का कैटलिस्ट की तरफ, फिर केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर डिसॉर्ब हुआ, फिर ये वापस डिफ्यूज हो गया प्रोडक्ट के फॉर्म में। इन 5 वर्ड्स को एक बार फिर बोलते हैं। पहले मान लो कैटलिस्ट है, दिख रहा होगा हाथ, ये इसकी तरफ डिफ्यूज हुए, आ गई, फिर इन पे ये एडजॉर्ब हुए, फिर केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर डिफ्यूज हुआ, क्लियर? डिसॉर्ब होकर डिफ्यूज हुआ, इतनी कहानी है बस। ये एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस है। लो जी, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कैटलिस्ट्स, एक्टिविटी, ध्यान से सुनना भाई, सिलेक्टिविटी। अब आपको इन सब हेडिंग्स पे काम करके बताऊं तो आप तुरंत समझ जाओगे। एक्टिविटी की बात कर रहे हैं भाई,
ability of catalyst to accelerate the rate of chemical reaction is called activity. इस बात को मैं सिंपल लिखता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिविटी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिविटी, और यहां लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे इसके ऊपर कोई बात करनी नहीं है। इससे ज्यादा जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को सीधा अफेक्ट करता है। अगर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आपको मैंने चैप्टर में लेके जा सकता हूं, क्योंकि पढ़ना तो है ही और काम का चैप्टर है। यहां लिखा रहेगा आपके पास एनर्जी, यहां लिखा रहेगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वहां एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आपके पास विदाउट कैटलिस्ट है और ये आपके पास विद कैटलिस्ट है। ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ, तो इसने क्या किया, सरफेस प्रोवाइड की पहला चैप्टर एडजॉर्प्शन, और उससे इसने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हुई वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं वर्ड टू वर्ड बोल दूं तो बोल सकते हैं। क्लियर? उसने क्या, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट, द रिएक्टेंट मस्ट गेट एडजॉर्ब्ड। तो भाई वो तो पहले ही पता चल गया, जब तक एडजॉर्प्शन नहीं होएगा, जब तक एडजॉर्प्शन नहीं होएगा, उसकी साइड्स एक्टिव नहीं होंगी, तब तक स्पीड बढ़ ही नहीं सकती है। उसने लिखा ना, दे मस्ट नॉट गेट एडजॉर्ब्ड सो स्ट्रांगली। ऐसा भी नहीं कि परमानेंट जुड़ गया हो, कैटलिस्ट बेचारा खराब ही हो गया ना, बॉन्ड बने लेकिन वीक बने। हाँ, that they are immobilized and other reaction are left with no space on the catalyst surface for adsorption। तो वैसे इस लाइन को ना हम लोग बेकार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रूल ही है कि कैटलिस्ट रिएक्शन से फ्री हो जाना है, अपने अंदर कोई फिजिकल और केमिकल चेंज कराए बिना। नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कोई फिजिकल केमिकल चेंज नहीं होता है। सेलेक्टिविटी, तो बच्चे सिंपल सी बात है, निकल अगर इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो निकल इस वाली रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। तो नेचर भी सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव है। नेचर भी सेलेक्टिव मतलब क्या हुआ, सिंपल ना, तुम्हारी बायो पे चलते हैं, चलो बायोकेमिस्ट्री पे, बोटनी पे। क्या कहता है वो, यूरिएज यूरिया को ही डिकम्पोज करेगा, सुक्रोज का सुक्रेज थोड़ी कर सकता है ये काम। तो ये सेलेक्टिविटी है। सेलेक्टिविटी मतलब पर्टिकुलर एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम या फिर कैटलिस्ट, क्लियर, क्या कर सकता है, कैटलाइजेस अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इसी बात को हमने क्या बोल दिया है, सेलेक्टिविटी। इसी बात को हमने क्या बोल दिया है, सेलेक्टिविटी। अगर आप बात समझ पाए तो स्पेसिफिसिटी में लोक एंड की मॉडल लग जाएगा, जैसे नहीं होता लोक एंड की मॉडल, आपने पढ़ा होगा। क्लियर, कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक पर्टिकुलर एंजाइम ही, कैटलिस्ट ही क्या कर सकता है, रिएक्ट करवा सकता है, कैटलाइज कर सकता है। इसको स्पेसिफिसिटी बोल दिया आपने। ठीक है जी। लास्ट एंड फाइनल, जियोलाइट्स, एंजाइम्स अपने आप पढ़ लेना भाई, क्योंकि मैंने अब मैक्सिमम से भी मैक्सिमम पढ़ा दिया। जो किसी ड्रॉपर के अंदर आज तक का मेरा मैक्सिमम है सरफेस केमिस्ट्री का। क्लियर ना, विद हाई एफिशिएंसी, एक एक वर्ड को समझाते हुए। क्लियर, इतना सरफेस केमिस्ट्री ड्रॉपर में मैंने पढ़ाया नहीं कभी, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आपको। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ध्यान से सुनना, एक पिछला चाहिए, ये लो जी। चलो, वेरी सिंपल, जियोलाइट्स, ध्यान से सुनना भाई। इसमें से वर्ड टू वर्ड लाइनें उठाऊंगा, सुनी 4-5 लाइनों से काम चला लेना। सुनो, कैटलिस्ट है, हाँ कैटलिस्ट पोर्शन में आ रही है, वो तो होंगी होंगी। पहली बात ये कैटलिस्ट से, कैटलिस्ट कैसे हैं जी, जो शेप बेसिस पे क्या करेंगे, कैटलाइसिस करेंगे। तो कैटलाइसिस डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द पोर्स। कैटलिस्ट के शेप और पोर्स पे जो कैटलिस्ट डिपेंड करे उसको बोल देते हैं हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। ये होते क्या है जी, ये नेचर वाइज एल्यूमिनो
सिलिकेट्स है, दीज आर द एल्यूमिनो सिलिकेट्स, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब समझते हो ना? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे से 12वीं वाले बच्चे ने पूछा था, मैंने उनको ये बोला था मधुमक्खी का छत्ता। क्लियर, ये सेम लाइन मैंने बोली थी उसको, मधुमक्खी का छत्ता, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो देख ले काम की बात, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो साइज बेस पे कैटलिसिस करें, ये मेरे पास एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं, ठीक है। ये अब साइज बेसिस कैटलाइसिस करेंगे। अब क्लियर, ये नेचर में और सिंथेसिस फालतू की बात है, दोनों जगह मिलते हैं, तो टेंशन किस बात की है। और जब आप इसको हीट करोगे तो प्री डिसोल्व्ड सब्सटेंसेस इससे निकल जाएंगे। वो याद करो, हमारे किसी भी एडजोर्बेंट को एक्टिव करने का तरीका। तो जियोलाइट को आपने जियोलाइट एक एग्जांपल है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, जियोलाइट में परमिटेड एक एग्जांपल है। जियोलाइट को जब हीट दिया आपने शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट को, तो प्री डिसोल्व्ड वाटर शॉटर क्या हो गए, इससे रिमूव हो गए, तो इसका एक्टिवेशन हो गया, इसका एक्टिवेशन हो गया, जियोलाइट का एक्टिवेशन हो गया। और जियोलाइट का एक्टिवेशन करने का तरीका क्या बताया हमने, क्या Zeolites to be used as catalyst are heated in vacuum so that the water of hydration is lost. As a result, zeolite becomes porous. The cavities in the cage-like structure which were occupied by the water molecule become vacant. वो तो पहले समझ में आ गया ना, अगर किसी जियोलाइट को मैं हीट कर दूं पानी निकल जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन। तो मेरे से कोई पूछा व्हाट इज अ शेप सेलेक्टिव, मैंने कहा भाई इसको 2 बार पढ़ लो, इसकी हेडिंग 2 बार पढ़ लो, इमीडिएटली दिमाग काम करेगा। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट व्हिच वर्क्स ऑन द साइज और शेप ऑफ द रिएक्टेंट। उसको आपने क्या बोल दिया, जियोलाइट। लो जी, जियोलाइट्स को मोलिकुलर सीव्स भी बोलते हैं। मोलिकुलर सीव्स जिसे वो हम घर में आटा छानते हैं ना, सीव्स उसको बोलते हैं, जो छान दे। किसको छान दे, जिसको हम अलग करना चाहते हैं। जो छोटे साइज का उसको तो अलग कर दे, बड़े साइज को खुद रख ले। लो जी, अब आपके पास है वर्ड जियोलाइट का मतलब है बॉइलिंग स्टोन, जब इससे पानी निकलता है ऐसा लगता है उबल रहा है ये। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इंपोर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, दैट इज द ZSM5, जो अल्कोहल को, हाँ जी, पेट्रोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है जी, ZSM5। और जनरल फॉर्मूला ऑफ द जियोलाइट, वैसे एक एग्जांपल दूं आपको मैं, जो आपको हाइड्रोजन चैप्टर में बताऊंगा, Na2 Al2 Si2 O8 डॉट XH2। और आप में से कुछ बच्चों को ये पता भी होगा किसका फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला परम्यूटेट। और परम्यूटेट एक जियोलाइट है। और मैंने क्या बोला था, दीज आर द एल्यूमिनो सिलिकेट्स, दीज आर द एल्यूमिनो सिलिकेट्स, दीज आर द एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है भाई, ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स है। और आप देख लो, ये एल्यूमिनो, ये सिलिकेट, ये वाटर, और ये एम क्या करता जा रहा है, वेरिएबल है। एम मतलब ये जो मोनोकेटायन है। लो जी, अब ये तुम्हारा काम शुरू हो गया। एंजाइम्स तुम्हें खुद पढ़ने हैं। अब एंजाइम्स तो पढ़ लोगे मेरे ख्याल में, पढ़ा पढ़ा सा काम है इसमें, वो लोक एंड की मॉडल है बस। बोलो, है ना, क्योंकि इसमें आगे जाकर ना फिर ये बता रहा है ये हाईली एफिशिएंट है, स्पेसिफिक है, एक्टिव है, कैटलिस्ट ही है। ऑप्टिमम पीएच पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, ये 5 से 7 रहता है इसका। क्लियर। और कुछ इनमें रहेंगे कोएंजाइम्स जो इसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयंस। बोलो जी, ये हमारा फुल फ्लैश एंड हो गया अब इस चैप्टर का विद सिंगल लाइन। ये हमारे पास
देखो जी, यहां से हमने अपना गेम शुरू किया था कोलोइडल। याद करो क्या बताया था जी, डेफिनेशन आनी है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज हो, क्लासिफिकेशन आना है, ठीक है ना। एक अट्रैक्शन फोर्स इज लायोफिलिक, लायोफोबिक, दूसरा मोलिकुलर साइज, क्लियर, मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड। उसी के बाद पानी है तो एक्वाडेग, ऑयल है तो ऑयल डेग बोल दिया। प्रिपरेशन में पेप्टाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रेसिपिटेट को ऐसे करके रिवीजन करना स्टार्ट करोगे ना, आप खुद ही फील करोगे यार ये तो 1 घंटे से ऊपर का चैप्टर है ही नहीं रनिंग में, और बाद में आधे घंटे से भी कम का हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन में डायलिसिस है, इलेक्ट्रिक डायलिसिस है, सेंट्रीफिकेशन है, और इसके अलावा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। उसमें 4% नाइट्रोसेलुलोज एल्कोहल ईथर कोलोडियोन है। प्रॉपर्टीज में टिंडल है, ब्राउनियन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है, क्लियर ना। उसके बाद कोएगुलेशन की बात हुई, तो यहां 2 चीजें आती है, कोएगुलेशन पावर एंड वैल्यू, बोथ आर इनवर्स। फिर प्रोटेक्शन आता है, प्रोटेक्शन करने में कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, फिलिक, और वही आपके गोल्ड नंबर कोएगुलेशन में और प्रोटेक्शन में, ठीक है। और गोल्ड नंबर 10-1-10 है। 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए आपको, फिर इमल्शन शुरू हुआ, बात खत्म हो गई। तो अब समझ में आया कैसे स्कीम बनी पूरी चैप्टर की, है ना। तो पीछे जाकर झांकोगे ना तो पता चलेगा कि हमने इसका पूरा एक फ्रेमवर्क बना रखा है। इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर काम करोगे तो आपका सरफेस केमिस्ट्री का कोलोइड खत्म हो जाना है। इससे पीछे एडजॉर्प्शन की बात कर रहे थे आप। किसी भी लाइन में दिक्कत है तो आप डिस्कशन अभी भी कर सकते हो। एंजाइम तो नहीं पढ़ना, ये लो जी भी आते हैं पीछे ना। ये लास्ट है बच्चे, ZSM5 इथेनॉल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो लिखा है फॉर्मूला, ये जियोलाइट है, और ये परम्यूटेड बोलते हैं इसको, सोडियम परम्यूटेड। और एंजाइम्स के बारे में जानते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड है, पहली बात, ठीक है जी। और बायोकेमिकल कैटलिस्ट दूसरी बात, हाईलाइटेड पोर्शन ही बस लिख लिया करो। और ये एग्जांपल्स यहाँ वाले, जैसे इन्वर्टेज है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में काम करता है। इस इन्वर्टेज का ही नाम सुक्रेज भी है। जायमेज तो हमारे खुद आना है, जायमेज को तो मैं ऐसे बोल देता हूँ जाओमेज पे, मतलब इथेनॉल बनाएगा किससे, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज को जाओमेज पे का ऑर्डर दे रहा है जायमेज, क्लियर। और इससे CO2 और हीट निकलेगी। जब CO2 बाहर निकल रही हो प्लस हीट, तो ऐसे लगता है जैसे ये उबल रहा है। और इसी उबलने से रिलेटेड टर्म जो आ गई उसको बोल दिया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का लिटरल मतलब ये होता है, फर्मेंटेशन का लिटरल मतलब ये होता है टू बॉयल, ठीक है भाई। तो वैसे ही मैं बोलना शुरू किया, 1-2 मिनट थे हमारे पास, तो आज का जो 20 मिनट हमारे पास होंगे उसमें हम सरफेस के बारे में डिस्कशन कर ले थोड़ा, ठीक है। एक है ना, मुझे लगता है क्वेश्चन तो हो रहे होंगे उसके ना, हाँ, बस का एक रिवीजन मार लेना, हाँ है ना। तो चलो फिर मैं बंद करता हूं ना, ओके, बोलो बोलो। SnCl2 के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हुए, ये HCl से रिएक्शन करेगा तो SnCl4 बनेगा, तो ये क्लोराइड यहां एक्सेप्ट हो गए, ठीक होगी बात। और अब टिन ने सिर्फ 2 ही वैलेंसी बनाई है, तो टिन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, तभी तो टिन क्लोराइड sp2 हाइब्रिड है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब यस में, हाँ जी बच्चे, गायब होगी लड़की जपनीत, नहीं फिर तो गायब हो जाता मैं जूम से। एसन ओके,
SnCl2 एसिड भी और बेस भी, दोनों काम कर रहा है बच्चे, ये और ये दोनों मिलाकर एक्सेप्ट कर रहा है क्लोराइड, दैट्स व्हाई इट इज लुईस एसिड, लोन पे डोनेट करेगा, दैट्स व्हाई आपके पास क्या बनेगा, ये बेस। हाँ तो ठीक है, हाँ 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 कर जाएगा वो तो स्पेसिफाइड, मैंने उसमें बोला भी था, ऑप्शन ही हमारे पास बेस्ट वो बन रहा था, है ना। चलो जी।